एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे लक्ष्य विथ भावेश गजपाल लिख के सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। साथ ही यदि आप मुझसे फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो ज्ञानदा ट्यूटोरियल्स महासमुंद लिख कर सर्च करेंगे तो आपको मेरी कोचिंग संस्था मिल जाएगी। आप उसमें मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं फर्दर आगे क्विज़ के क्वेश्चन और वीडियोज़ के लिंक भी डालता हूँ, तो आप उससे जुड़कर पूरे वीडियोज़ के लिंक एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, मैं भावेश गजपाल। चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो साइंस का है, जिसमें मैं धातु एवं धातु कर्म अर्थात मेटल्स एवं मेटलॉर्जी के बारे में पढ़ाने वाला हूं। आज से साइंस का पहला क्लास है, ये पार्ट 1 है। आज साइंस की कक्षाएं चालू हो गई हैं। आज के इस टॉपिक में मैं सीजीपीएससी मेंस के परिप्रेक्ष्य से भी साथ साथ अन्य जो साइंस के मेंस के पेपर होते हैं और प्री के पेपर जो होते हैं उनके परिप्रेक्ष्य से भी क्वेश्चन बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। मेटलॉर्जी को पूरा कवर कराऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, आपको पूरा डायग्राम वगैरह के साथ शॉर्ट ट्रिक से, फ्लो चार्ट से ये सभी बनाकर मैं आगे समझाऊंगा। एकदम छोटे छोटे शब्दों में आप कैसे इसको समझ सकते हैं, डिटेल पढ़ाऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं कि धातुएं दो रूप में पाई जाती हैं। बेसिकली धातुएं दो रूप में मिलती हैं, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे हैं वो मुक्त अवस्था की धातुएं हैं, अर्थात वो मिली जुली अवस्था में नहीं मिलता। कुछ कंकड़ पत्थर या मिट्टी थोड़े मिलते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जैसे कि सक्रियता श्रेणी दिखाई गई है, इसमें सबसे अंतिम, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए इधर लिखा हूं, तो इसमें सबसे अंतिम है अर्जेंटाइट ऑराइट, मतलब सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो ये जो हैं ये मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं। अब आ जाते हैं संयुक्त अवस्था या यौगिक अवस्था में। तो अधिकांश धातुएं पृथ्वी के गर्भ में मिलती हैं, जो कि अधिक ताप और अधिक दाब के कारण क्या बन जाती है, यौगिक बन जाती है। अधिक ताप, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और दब जाएगा, एक दूसरे में मिल जाएगा। तो कंकड़ पत्थर, धूल मिट्टी के कण, अलग धातुएं, अन्य धातुएं, दो तीन धातुएं का मिश्रण, अशुद्धियां सब एक साथ मिल जाती हैं नीचे गर्भ में। तो उससे जब धातुओं को निकाला जाता है तो यौगिक के रूप में निकलता है, कंपाउंड के रूप में निकलता है, अर्थात संयुक्त अवस्था में निकलता है। यही जो यौगिक बना है, यही जो संयुक्त अवस्था में जो धातु है, ठीक है, वो खनिज, जो यौगिक निकलता है उसी को खनिज और अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज और अयस्क कहते हैं। इसी यौगिक का दो क्लासिफिकेशन है, खनिज अर्थात मिनरल्स, अयस्क अर्थात ओर्स। अब इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, इसमें आगे देखते हैं वीडियो में। तो धातुएं पृथ्वी के तल में संयुक्त अवस्था में होती हैं, मतलब यौगिक के फॉर्म में होती हैं, तो वो खनिज कहलाती है। क्या कहलाती है, खनिज कहलाती हैं, जिनसे धातु का निष्कर्षण होता है। ऐसी धातुएं जिनसे धातु का निष्कर्षण होता है, ठीक है, और जो पृथ्वी के नीचे यौगिक अवस्था में पाई जाती है वो खनिज कहलाती हैं। जबकि जिन खनिज पदार्थों से धातुएं कम खर्च पर, इकोनॉमिकली, ठीक है, इकोनॉमिकली कम खर्च पर व सुविधाजनक तरीके से, कम खर्च पर जिन खनिजों से कम खर्च पर व सुविधाजनक तरीके से धातुएं खींचकर एक्सट्रैक्ट करके अर्थात निष्कर्षण की प्रक्रिया के द्वारा निकाली जाती हैं, वो अयस्क कहलाते हैं। मतलब क्या समझे, निकाले जाते हैं वो अयस्क कहलाते हैं। मतलब हर जो अयस्क वो खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। जिनसे इकोनॉमिकली अर्थात कम खर्च और सुविधाजनक तरीके से ही सभी कम समय में धातुएं खींचकर निकाली जाती है, निष्कर्षण करके निकाली जाती हैं। मतलब जो कंकड़ पत्थर, धूल मिट्टी, मड, कीचड़ वगैरह के फॉर्म में रहेगा, उनसे धातु को फिल्टर करेंगे, उसको बोलते हैं निष्कर्षण की प्रक्रिया। एक्सट्रैक्ट करना, खींच कर निकालना, निष्कर्षण करना। तो ऐसे जो जिनसे निष्कर्ष करके निकालेंगे वो अयस्क कहलाते हैं, कम खर्च वाले को। लेकिन जो पृथ्वी के अंदर जितने भी कंटेंट मिलते हैं जिनमें धातुएं उपस्थित होती है वो सभी खनिज है, सभी क्या है, खनिज है। लेकिन जिनसे सुविधाजनक तरीके और कम खर्च पर निकाले जाते हैं वही अयस्क कहलाते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है, नोट पॉइंट लिखा हूं, अयस्क में धातु की मात्रा ज्यादा और अशुद्धि कम होती है, इसलिए वो अयस्क है। साथ साथ सभी अयस्क खनिज हैं, जितने भी अयस्क हैं, अगर ये खनिजों का दायरा है तो ये अयस्क का दायरा है, ठीक है, क्योंकि सभी आप खनिजों से धातुएं आसानी से सुविधाजनक तरीके से खींचकर नहीं निकाल सकते। आपका पैसा ज्यादा खपत हो जाएगा, जितने का धातु नहीं निकालोगे, कमाई नहीं कर पाओगे, उतने का आपका पैसा घुस जाएगा। तो ये खनिज का दायरा और ये अयस्क का दायरा। तो सभी खनिजों के अंदर अयस्क आ गए, लेकिन सभी अयस्क खनिज है, सभी अयस्क के अंदर खनिज आ गए, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। वही लिखा है कि सभी अयस्क खनिज हैं, सभी जो अयस्क हैं वो खनिज हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। अयस्क केवल वही हैं
जिनसे कम खर्च और सुविधाजनक तरीके से कम लागत पे कम समय पर धातुएं खींचकर निकाली जाती हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। खनिज क्ले और अभ्रक, अयस्क, हेमेटाइट, बॉक्साइट, ये इसके उदाहरण है, एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चलिए अब जाते हैं अयस्कों के सांद्रण, भर्जन, निस्तारण, शोधन। ठीक है, अब चयन, इन सब प्रक्रियाओं को मैं अंतिम तक पढ़ाऊंगा। किस प्रक्रिया में कौन सा धातु कौन सा मेटल निकाला जाता है, यही क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो डिप्टी रेंजर का पेपर और रेंजर का जैसे वन विभाग का पेपर आने वाला रहता है, जिसमें साइंस के पोर्शन महत्वपूर्ण रहते हैं, उसमें ये प्री के क्वेश्चन में देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अयस्कों के प्रकार। बेसिकली अयस्कों 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 5 प्रकार लिखा हूं, क्यों लिखा हूं बताऊंगा आगे। ऑक्साइड अयस्क, जिसमें ऑक्सीजन रहेगा, जैसे कि हेमेटाइट Fe2O3, देखिए ऑक्सीजन, हेमेटाइट Fe2O3 ऑक्सीजन है, इसलिए इसको ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। मैग्नेटाइट Fe3O4, बॉक्साइट Al2O3 ट्वाइस H2O, 2 बार वाटर के मॉलिक्यूल है इसमें। एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड ट्वाइस H2O, बॉक्साइट कहलाता है। कैसेटेराइट, जो टीन का अयस्क है, स्टेनस, Sn फॉर स्टेनस मतलब टीन, SnO2 इसको बोलते हैं कैसेटेराइट, जो कि जिसे टीन खींचकर निकालते हैं, इसे एल्यूमिनियम खींचकर निकालते हैं, इसे आयरन, और इसे भी आयरन। ये सभी ऑक्साइड अयस्क के उदाहरण हैं। दूसरे की ओर बढ़ते हैं, कार्बोनेट अयस्क, जिसमें CO3 रहता है ना, वो कार्बोनेट होता है, वो बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होता है, पत्थर के फॉर्म में होता है, इसलिए कार्बोनेट मतलब पत्थर, हैवी याद रखिएगा कार्बोनेट का मतलब। तो डोलोमाइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, MgCO3 और CaCO3, इसको डोलोमाइट कहा जाता है। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, चूना पत्थर जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, CaCO3, कैल्शियम के कार्बोनेट को चूना पत्थर कहा जाता है। कैल्शियम के कार्बोनेट को चूना पत्थर कहा जाता है। CaO लाइम कहलाता है। ठीक है, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, ये बुझा हुआ चूना कहलाता है। स्लैग्ड लाइम, बिखरा हुआ, बुझा हुआ चूना हिंदी में, या स्लैग्ड लाइम कहलाता है। ये लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये लाइम स्टोन है, CaCO3, स्टोन मतलब पत्थर, चूना पत्थर है, लाइम स्टोन है CaCO3। लाइम स्टोन, लाइम और स्लैग्ड लाइम, ड्राई या स्लैग्ड लाइम बोलते हैं इसको। ठीक है, स्लैग्ड लाइम अर्थात बुझा हुआ चूना, चूना जो जीवित अवस्था में है, और कैल्शियम कार्बोनेट चूना का पत्थर। ठीक है, कैलामाइन, कैलामाइन जो है वो जिंक का कार्बोनेट है, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट को कैलामाइन कहते हैं। यहां से जस्ता, जिंक खींच कर निकाला जाता है। जस्ता का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 30 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे की ओर। सल्फाइड अयस्क, तो आयरन पायराइट FeS2, सल्फाइड मतलब सल्फर जिसमें रहेगा वो सल्फाइड अयस्क रहेगा। S फॉर सल्फर 16, सल्फर का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 16, आयरन 26। ठीक है, तो FeS2, फेरस सल्फेट को सल्फाइड अयस्क के अंतर्गत लिखते हैं, फेरस सल्फेट को ही आयरन पायराइट कहते हैं। कॉपर पायराइट CuFeSt, इससे बेसिकली कॉपर या आयरन निकाला जाता है। जो मेटल है वो कॉपर या आयरन है। ठीक है, धातुओं को अलग से पढ़ाऊंगा पीरियोडिक टेबल बना के पूरा। कॉपर फेरस सल्फाइड, तो कॉपर सल्फाइड, कॉपर पायराइट इसको कहते हैं, कॉपर फेरस सल्फाइड को कॉपर पायराइट कहा जाता है। वैसे ही लेड सल्फाइड, प्लम्बम, प्लम्बम मतलब लेड, PB फॉर प्लम्बम मतलब लेड मतलब सीसा 80। ठीक है, और ये S सल्फाइड, तो लेड सल्फाइड को गैलेना कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरा नाम जो रासायनिक नाम है वो गैलेना है उसका। चौथे अयस्क की ओर बढ़ते हैं, हैलाइड, हॉर्न सिल्वर, अर्जेंटाइट क्लोराइड, अर्जेंटाइट मतलब सिल्वर और क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को ही हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, जिसमें क्लोराइड हेलोजन रहेगा, हेलोजन जिसको X से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल X, जिसके अंतर्गत क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन जैसे तत्व आते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन जैसे आपके एलिमेंट्स आते हैं, वो सभी हेलोजेंस होते हैं। इसके अंतर्गत बेसिकली क्लोरीन दिख रहा है आपको। ठीक है, तो हैलाइड, हैलाइड में हॉर्न सिल्वर, अर्जेंटाइट क्लोराइड मतलब सिल्वर क्लोराइड, और क्रायोलाइट, सोडियम एल्यूमिनोफेरेट, सोडियम एल्यूमिनोफेरेट, इसी को क्रायोलाइट कहते हैं। सोडियम है, एल्यूमिनियम और फेरस है, सॉरी फ्लोरीन है। ठीक है, तो सोडियम एल्यूमिनेफेरेट, सोडियम एल्यूमिनियम और फेरस है। ठीक है, फ्लोरीन है, सॉरी फेरस बोल रहा हूं बार बार। तो सोडियम और एल्यूमिनियम खींच के निकालते हैं, ये इससे धातुएं निकालते हैं, जो सामने है वो मेटल धातु है। अब आ जाता है सल्फेट, पांचवा अयस्क में बताया। बेसिकली 4 ही मुख्य हैं जिससे हम आसानी से और सुविधाजनक तरीके से क्या कर सकते हैं, धातु खींच कर निकाल सकते हैं, इसलिए ये सभी मुख्य अयस्क हैं। पांचवा जो है सल्फेट है, जिसके पीछे में SO4 रहेगा वो सल्फेट कहलाएगा। तो जिप्सम CaSO4 ट्वाइस H2O, कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस हाइड्रेट,
जितना कैल्शियम सल्फेट उससे दुगना हाइड्रेट रहेगा, वो जिप्सम कहलाता है। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, कई पेपर में ऐसा लिख देता है तो लोग गलत समझ लेते हैं, जो रटोगे वही याद करोगे, वैसा नहीं है भाई। आप केमिस्ट्री के फॉर्मूले में अगर ये 2 लिख रहे हो तो ये 4 लिखोगे, ये अगर 2 है तो ये 4 है, ये अगर 1 है तो ये 2 है। जितना कैल्शियम सल्फेट रहेगा उससे दुगना हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल रहने चाहिए। तो ट्वाइस कैल्शियम सल्फेट फोर्थ हाइड्रेट, अगर आप ऐसा लिखते हो तो भी सही है, ठीक है। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस में हेमी हो जाता है, हेमी मतलब आधा, हेमी या सेमी। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसमें जितना कैल्शियम सल्फेट उससे आधा वाटर के मॉलिक्यूल, अगर 1 है तो ये आधा है, ये 2 है तो ये 1 रहेगा। समझ आ रहा है? इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसको जितना कैल्शियम सल्फेट लूंगा उससे आधा अगर करूंगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी कहलाता है, लेकिन जितना कैल्शियम सल्फेट उससे ट्वाइस अगर हाइड्रेट लेता हूं तो वो जिप्सम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, फेरस सल्फेट FeSO4, ये भी इससे भी फेरस मतलब आयरन खींचकर निकाला जाता है। ये सभी अयस्क है जिससे धातुएं निकाली जाती हैं। आयरन एल्यूमिनियम, स्टेनस मतलब टीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, फेरस, कॉपर, प्लम्बम मतलब लेड सीसा, अर्जेंटाइन मतलब सिल्वर, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, फेरस, ये सभी धातुएं हैं जो खींचकर निकाली जाएंगी इन्हीं सब अयस्कों में से, आसानी से, कम खर्चे पर, कम लागत पर, इकोनॉमिकली तरीके से, सुविधाजनक तरीके से, इसलिए ये अयस्क कहलाते हैं। ये सक्रियता श्रेणी, इसको दिमाग में पूरा रट लीजिए, बसा लीजिए। सक्रियता श्रेणी आगे जितना भी पढ़ाऊंगा सब में काम आएगा। तो सक्रियता श्रेणी देखिए, इसके बाद में सांद्रण, आपका भर्जन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग जो प्रोसेस होता है पूरा, निष्कर्षण, शोधन, सभी प्रक्रिया को विथ डायग्राम बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं लिथियम बेसिकली 3 नंबर पर आता है, एटॉमिक नंबर 3 है, परमाणु क्रमांक। लिथियम, सोडियम, ये सक्रियता क्रम ऊपर से लेकर नीचे क्या है, सक्रियता घट रही है। सबसे कम सक्रिय प्लेटिनम, किसी से क्रिया नहीं करता। सिल्वर और गोल्ड और सिल्वर, ऑरेट मतलब गोल्ड, अर्जेंटाइन मतलब सिल्वर, किसी से क्रिया नहीं करता, इसलिए हम गोल्ड पहनते हैं, सिल्वर पहनते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा काला हरा हो जाता है सिल्वर, ठीक है। मर्क्यूरी ज्यादा क्रिया नहीं करता, कॉपर कम क्रिया, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, लिथियम। उसके बाद पोटेशियम, देखिए पोटेशियम 19 नंबर पे होता है, सोडियम 11 नंबर पे होता है, लिथियम 3 नंबर पे, ठीक है। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक है। पोटेशियम 19 नंबर होते हुए भी सोडियम से ऊपर है, मतलब पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील। इसी को पूछता है क्वेश्चन बना के कि कौन सा ज्यादा क्रियाशील निम्न में से, 4 ऑप्शन दे देगा तो पोटेशियम ज्यादा आता है, 19 नंबर पे है हालांकि, लेकिन फिर भी ऊपर आएगा वो, कुछ कंटेंट इसमें कमी होती है। तो पोटेशियम क्या है, पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील है सोडियम के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम जो कि 20 नंबर पे आता है, मैग्नीशियम जो कि 12 नंबर पे आता है, एल्यूमिनियम जो कि 13 नंबर पे आता है, जिंक जो कि 30 नंबर पे आता है, क्रोमियम, फेरस आयरन मतलब है ना लोहा, स्टेनस मतलब टीन, प्लम्बम मतलब लेड, हाइड्रोजन +1 -1 जिसकी संयोजकता वैलेंसी जो है +1 भी होती है -1 भी होती है, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दान भी कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन भी कर सकता है। इसलिए ये देखो सक्रियता क्रम में नीचे है, कम सक्रिय हाइड्रोजन ऐसा मान सकते हो इन धातुओं के कंपैरिजन में। कॉपर, फिर मर्क्यूरी, फिर अर्जेंटाइट सबसे कम, फिर ऑरेट मतलब गोल्ड, और उससे भी कम प्लेटिनम। तो प्लेटिनम गोल्ड से भी महंगा है, ठीक है। तो प्लेटिनम जो है वो सबसे कम सक्रिय होने के कारण लंबे समय तक चलने वाला धातु है, ठीक है। चलिए इस प्रकार ये इसका पहला पोर्शन कंप्लीट होता है, पार्ट 1। अब आगे हम लोग सांद्रण, भर्जन, गुरुत्वीय पृथक्करण आदि विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जिससे चुन चुन के क्वेश्चन उठाता है कि ये विधि किसमें होती है, ये विधि किसमें होती है, सभी बताऊंगा। इसमें देखिए लिख दिया हूं, लिथियम से लेकर मैग्नीशियम तक क्या दिख रहा है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया करते हैं, जबकि एल्यूमिनियम से लेकर कॉपर तक हम लोग रासायनिक अपचयन विधि द्वारा करते हैं प्रक्रिया। मरकरी तत्व है, सिल्वर, गोल्ड आदि सब तत्व के रूप में मिलते हैं। ये सब प्रक्रियाओं को पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा विद डायग्राम, विद फ्लो चार्ट। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तब आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। डेली मेरे से 20 से 25 लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी बेल आइकॉन प्रेस करें। बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तभी वीडियो सजेस्ट करेगा यूट्यूब, अन्यथा नहीं करेगा, आपको वीडियो ही नहीं मिलेगा, आप बैक होते जाएंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।